सेक्स वर्कर्स, ये शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आता है? शायद फिल्मों में देखे गए कुछ सीन या समाज की बनाई कुछ कहानियां। पर आज हम इन बनी बनाई सोच से थोड़ा आगे बढ़ेंगे। हम भारत के सबसे बड़े रेड लाइट एरियाज में से एक में रहने वाली महिलाओं की असल जिंदगी को समझने की कोशिश करेंगे, और वो भी उन्हीं के शब्दों में। तो सबसे पहले एक बहुत ही बड़ी गलतफहमी को दूर करते हैं। ये उन्हीं की आवाज़ है। वो कहती हैं, हम लोग शरीर बेचता नहीं हूँ, मतलब सर्विस देता हूँ। सोचिए ज़रा, ये एक लाइन ही पूरा नज़रिया बदल देती है। शरीर बेचना नहीं, सर्विस देना। और यही एक सोच इस पूरी बातचीत की, इस पूरी कहानी की नींव है। तो हमारा आज का सफ़र कैसा रहेगा? हम 5 हिस्सों में बात करेंगे। पहले हम उस कमरे के अंदर की दुनिया को देखेंगे, फिर सौदे की शर्तों को समझेंगे, जानेंगे कि ये सिर्फ एक नौकरी से ज़्यादा कैसे है। उसके बाद उस हिंसा के सिस्टम पर बात करेंगे जिसका वो सामना करती हैं, और आखिर में सम्मान के लिए उनकी लड़ाई को समझेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से, कमरे के अंदर। ये एक ऐसी जगह है जो सिर्फ काम करने के लिए नहीं है, बल्कि जीने के लिए भी है। ज़रा एक तस्वीर अपने मन में बनाइए। एक फ्लोर पर 7 से 8 छोटे छोटे कमरे हैं। हर कमरे में क्या है? एक बिस्तर, एक पंखा और कॉन्डम। बस यही है उनका वर्क स्पेस। एकदम सीधा साधा, एकदम फंक्शनल। ये उनके काम की असलियत को दिखाता है। और यहाँ ना एक बहुत दिलचस्प बात है, उनकी रोज की एक रस्म। उनके मेकअप बॉक्स में क्या होता है? आई शैडो, आई लाइनर, गुलाबी लिपस्टिक। आम चीजें हैं ना, पर ये सिर्फ सजने संवरने के लिए नहीं है। इसके पीछे एक विश्वास जुड़ा है कि मेकअप उन्हें बीमार दिखने से बचाता है। ये एक तरह से सेहतमंद दिखने का एक जरिया है। अच्छा, अब एक और धारणा को तोड़ते हैं। फिल्मों में, कहानियों में इन जगहों को कैसा दिखाया जाता है? गंदा, वीरान, टूटा फूटा, है ना? लेकिन असलियत वो बिल्कुल अलग है। ये प्यार से सजाए हुए घर हैं, छोटे छोटे पौधे लगे हैं, भगवान की मूर्तियां हैं, गैस पर खाना पक रहा है। मतलब ये सिर्फ काम की जगह नहीं है, ये घर हैं जहां जिंदगी सांस लेती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ। सौदे की शर्तें, मतलब कि इस काम के नियम क्या हैं, लेन देन की सच्चाई क्या है। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? इस पूरे लेन देन का कंट्रोल पूरी तरह से महिला के हाथ में होता है। कोई ग्राहक आता है, वो उसे देखती है, परखती है और फिर कीमत तय करती है, और बस जो बात तय हो गई उसी के हिसाब से सर्विस दी जाती है। अगर एक अंदाजा लगाना हो तो मान लीजिए एक सर्विस की शुरुआती कीमत करीब 350 रुपए हो सकती है। और हाँ, ये फिक्स नहीं है, इस पर आगे मोल भाव की भी पूरी गुंजाइश होती है। और यहीं पर एक बहुत जरूरी बात सामने आती है, मेरा शरीर मेरे नियम। जैसे कि किसिंग, ये हर किसी के लिए नहीं है, ये सिर्फ पार्टनर के लिए रिजर्व्ड है। बाकी सर्विसेज की अपनी अलग कीमतें हैं और उन्हें मना करने का भी पूरा हक है। आखिरी फैसला हमेशा हमेशा काम करने वाली का ही होता है। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर। यह सिर्फ एक नौकरी नहीं है, उससे कहीं ज्यादा है। अब हम काम से आगे बढ़कर यहाँ के समाज, रिश्तों और विश्वास की दुनिया में चलेंगे। हम अक्सर सोचते हैं कि ये रिश्ते सिर्फ कुछ मिनटों के होते होंगे, है ना? पर सुनिए, एक महिला बताती है कि एक ग्राहक पिछले 17 सालों से उनके पास आ रहा है। 17 साल। अब वो एक दोस्त जैसा है। वो कहती है, मैं उसे अपनी हर परेशानी बताती हूँ। और इस दुनिया में ना एक बहुत मजबूत सपोर्ट सिस्टम भी है। एक किरदार है घरवाली का। ये एक तरह से घर की माँ जैसी होती हैं। घर संभालना, साफ सफाई देखना, रोज पानी भरना, सबके लिए खाना बनाना, ये सब वो करती हैं ताकि बाकी महिलाएं कमाने पर अपना पूरा ध्यान लगा सकें। एक और कमाल की बात, इस जगह का अपना एक बहुत गहरा इतिहास है। यहाँ की गलियों के नाम पता है किन पर है? यहीं काम करने वाली शुरुआती महिलाओं के नाम पर। जैसे मरगू गली, जो मरगूबाई के नाम पर है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस जगह का कला और संगीत से भी एक बहुत पुराना गहरा रिश्ता रहा है। और इन सब के बीच एक चीज है जो कभी नहीं टूटती, वो है उनका विश्वास, उनकी आस्था। वो कहती हैं, हम मरने तक भगवान का साथ नहीं छोड़ेंगे। वो हमें जैसे चाहे रखें, पर हम उसे नहीं छोड़ेंगे। और कमाल की बात यह है कि ये प्रार्थनाएं, ये पूजा पाठ उसी कमरे में होता है जहां वो काम करती हैं। अब हमें एक बहुत कड़वी सच्चाई की बात करनी होगी। चौथा हिस्सा, हिंसा की एक प्रणाली। वो कलंक और जुल्म जिसका सामना उन्हें हर मोड़ पर करना पड़ता है। ये सुनना शायद आसान नहीं होगा, पर यह सच है। एक महिला बताती है, पुलिस ने हमें रात भर डंडों और लातों से पीटा।
और एक लड़की के साथ 30 से 35 पुलिस वालों ने पूरी रात जबरदस्ती की। ये वो लोग हैं जिनका काम हमारी रक्षा करना होता है। और देखिए, हिंसा का मतलब सिर्फ मारपीट नहीं होता। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है, जब कोई डॉक्टर, कोई अस्पताल सिर्फ आपके पते या काम की वजह से आपका इलाज करने से मना कर दे, तो वो भी हिंसा का ही एक रूप है। तो आखिर कौन है वो जो उन्हें इंसान से कम समझते हैं? लिस्ट देखिए, पुलिस, अस्पताल, एजुकेशन सिस्टम और कुल मिलाकर पूरा का पूरा समाज। ये दिखाता है कि ये समस्या कितनी गहरी है, कितनी सिस्टम से जुड़ी हुई है। अब जरा इन रेस्क्यू ऑपरेशंस के खोखलेपन को समझते हैं, जिन्हें बचाव अभियान कहा जाता है। होता क्या है? पहला, महिलाओं से बिना पूछे कि वो जाना चाहती हैं या नहीं, उन्हें जबरदस्ती बचाया जाता है। फिर उन्हें शेल्टर होम में बंद कर दिया जाता है। तीसरा, भले ही एक औरत 40 या 50 साल की हो, उसे छुड़ाने के लिए एक कानूनी गार्जियन की जरूरत पड़ती है। और आखिर में उनसे एक कागज पर साइन करवाया जाता है कि वो ये गलत काम दोबारा नहीं करेंगी। ये उनकी मर्जी और आत्मसम्मान का खुला मजाक नहीं तो और क्या है। और अब चलते हैं आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से की तरफ, सम्मान की लड़ाई, अपनी पहचान को दोबारा हासिल करने और एक बेहतर कल बनाने की जंग। इस लड़ाई में ना, भाषा एक बहुत बड़ा हथियार है। वो खुद को क्या कहती हैं? लैंगिक कामगार। ये एक मराठी शब्द है जिसका मतलब है सेक्सुअल लेबरर। ये शब्द उनके काम को काम का दर्जा देता है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। ये खुद को एक सर्विस देने वाले मजदूर की तरह देखने का फैसला है, न कि एक बेबस पीड़ित की तरह। और यहाँ एक कहानी है जो बहुत उम्मीद देती है, एक माँ की कहानी। सोचिए, 20 साल पहले उनका स्कूल छूट गया था, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते उन्होंने फैसला किया कि वो खुद भी पढ़ेंगी। इसी साल उन्होंने 10वीं का एग्जाम दिया, पास भी हो गई, और अब वो 12वीं की तैयारी कर रही हैं। तो हम अपनी बात एक कविता की इन खूबसूरत लेकिन बहुत गहरी पंक्तियों के साथ खत्म करेंगे। औरत हूं तो इज्जत को बहुत पास ले चलती हूं, पर फिर भी खफा हो जाती है इज्जत मुझसे, तो लोगों की नजरों में मैं इज्जत ढूंढती हूं। ये पंक्तियां हमें एक औरत होने के मायने, समाज की बनाई इज्जत और अपनी असली गरिमा की तलाश, इन सब पर सोचने के लिए छोड़ जाती हैं।